नमस्कार स्टूडेंट। आज हम शोध प्रविधि के एक आदर्श प्रतिचयन के आवश्यक लक्षण के बारे में जानेंगे। हमने पिछले क्लास में प्रतिचयन के आधार, कौन से ऐसे आधार होते हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्रतिनिधि का चयन करते हैं अध्ययन करने के लिए अनुसंधान में। उसके बाद आते हैं प्रतिचयन अनुसंधान के दो स्वयं सीमाएँ पढ़े थे, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे एक आदर्श प्रतिचयन के आवश्यक गुण। एक आदर्श प्रतिचयन के कहने का मतलब ये कि हम जब अनुसंधान करने जाते हैं तो अब अपने अनुसंधान के लिए जब प्रतिनिधि का अध्ययन करने के लिए जब प्रतिनिधि का चयन करते हैं तो यह सिंपल अगर चयन करते हैं तो हम आवश्यक किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से हम बेहतर प्रतिनिधियों का चयन करता पाते हैं, तो उसका लक्षण क्या है, हमें किस तरीके से हमें किन व्यक्तियों का चयन करेंगे तो लगेगा कि हमने सही व्यक्तियों को चुना है अपने अध्ययन करने के लिए, उस पर अध्ययन करेंगे। तो अनुसंधान की सफलता एक आदर्श प्रतिचयन के चुनाव पर ही आश्रित होती है। अगर आपने क्या किया है, एक बेहतर चयन नहीं किया अध्ययन करने के लिए, तो आपका जो अनुसंधान है वो बेहतर नहीं हो सकता। यदि प्रतिचयन का रूप आदर्श होगा तब उससे हमें प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध एवं विश्वसनीय होगा। एक आदर्श प्रतिचयन करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि चुनाव पक्षपात रहित होना चाहिए। रहित होना चाहिए कहने का मतलब ये है कि प्रतिचयन के आदर्शता के लिए आवश्यक हो जाता है कि जिन प्रतिनिधियों का चयन हम अनुसंधान के लिए किया कर रहे हैं वह पक्षपात रहित हो, अर्थात सभी पक्षों को प्राप्त प्रतिनिधित्व करने का प्राप्त क्या अवसर प्रदान किया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रतिनिधि को अध्ययन करने के लिए अगर चुन रहे हैं तो हमें ऐसे व्यक्तियों को चुनाव करना चाहिए जो समस्त चीज़ों के बारे में जानकारी सही सही प्रदान कर सके। अगर वो व्यक्ति क्या है, किसी विशेष पक्ष का जानकारी हमें बेहतर प्रदान करता है, किसी एक पक्ष का नहीं देता, तो उसे हमें विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए या जो सभी पक्षों का समान जानकारी दे सके, या हमें क्या करना चाहिए, सभी पक्षों का व्यक्तियों को हमें क्या करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए ताकि वो सही तरीके से जानकारी हमें प्राप्त हो सके। दूसरा, हमें चीज़ ये ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव अनुसंधान की मूल समस्याओं को अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रतिनिधि चयन अगर कर रहे हैं किसी विषय को अध्ययन करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, जिन जिन समस्याओं को ध्यान में रखकर हम अनुसंधान कर रहे हैं उसी समस्या से जुड़े हुए लोगों को क्या करना चाहिए, प्रतिनिधि के लिए या अध्ययन करने के लिए चुनना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर प्रतिचयन या बेहतर अध्ययन हम कर सकते हैं। अगर हमने क्या किया है, कहीं एक गांव में समस्या चल रहा है और हम उस पर क्या कर रहे हैं, उस गांव के व्यक्ति को ना लेकर किसी दूसरे गांव के व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, अगर प्रतिनिधि के अध्ययन के लिए हम प्रतिचयन पद्धति के लिए या अनुसंधान के अध्ययन करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं, तो वो व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति उतनी साफ स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाएगा जितना साफ स्पष्ट जानकारी जिन क्षेत्रों में घटना हुआ है उन क्षेत्रों में व्यक्ति देंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, चुनाव अनुसंधान की मूल समस्या के रूप में अनुरूप होना चाहिए। जिन समस्या को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं उसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए अध्ययन के लिए। तीसरा आता है उचित प्रतिनिधित्व। उचित प्रतिनिधित्व कहने का मतलब ये है कि जिस विषय पर अनुसंधान किया जा रहा है उसमें कितनी इकाइयाँ सम्मिलित है, इसका पता लगाकर अनुसंधान द्वारा हुए चुने जाने वाले व्यक्ति को उचित प्रतिनिधित्व रखना चाहिए। इसके संबंध में लुंडबर्ग के अनुसार से प्रतिचयन प्रतिनिधि का पूर्ण होना या ना होना दो बातों पर निर्भर करता है। अध्ययन विषय पे तथ्यों पर किस मात्रा पे एकरूपता पाई जाती है और प्रतिचयन के चुनाव किस प्रणाली के को अपनाया गया है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या किया जाना चाहिए, हमेशा उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं चौथा, इसका जो आधार है कि हमें कैसे कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो चौथा इसका आधार ये है कि अनुभवों पर आश्रित। आदर्श प्रतिचयन एक विशेषता यह भी है कि वह पिछले अनुभवों पर आश्रित होता है, पिछले अनुभवों से प्राप्त त्रुटियों से दूर किया जाता होता है और अतः इस तथ्यों का ज्ञान भी रखा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो अनुसंधान कार्य है, अनुसंधान कार्य क्या किया जाता है, जो पहले में अनुसंधान किया जा चुका है, अनुसंधान किया जा चुका है, उन चीज़ों को अध्ययन करने के पश्चात भी क्या किया जाना चाहिए, प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पहले जो अनुसंधानकर्ता ने कौन कौन से ऐसी गलती की थी प्रतिनिधि चयन करते समय, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर क्या किया जाना चाहिए, प्रतिनिधि का चयन किया जाना चाहिए। अगर आपने जो पहले गलती की हुई है उसी आधार पर अगर चयन करना प्रारंभ करेंगे तो आपको जो निष्कर्ष वहाँ से प्राप्त होगा या जो उत्तर आपको जो जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो हमेशा गलत होगा। इसलिए हमेशा से क्या करना चाहिए,
अनुभव, जो पहले अनुसंधान किया गया है उनके द्वारा की गई त्रुटियां हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर, ताकि आने वाले समय में या आप उस प्रकार की त्रुटि ना कर सके अनुसंधान कार्य में, उसको हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं निष्कर्ष एवं सूचनाएं निष्पक्ष होनी चाहिए। तो एक आदर्श अनुसंधान में प्राप्त होने वाली जानकारी को सूचनाएं निष्पक्ष होती है और उसमें प्राप्त निष्कर्ष भी पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर अपने अनुसंधान अगर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, निष्पक्ष एवं सूचनाएं निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्कर्ष और सूचनाएं निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगला जो लक्षण इसमें यह है कि इकाइयों की पारस्परिक स्वतंत्रता, समग्र विभिन्न इकाइयों की स्वतंत्रता होती है। इसमें प्रत्येक इकाइयों को प्रतिचयन हेतु प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान होता है। अगला लक्षण ये बताया। इसके बाद आता है अगला लक्षण ये है कि पर्याप्त आकार। तो श्रेष्ठ प्रतिचयन के लिए आवश्यक है कि प्रतिचयन की इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो। अध्ययन समस्या की प्रकृति, आवश्यकताओं और सामग्रियों के पर आधार इकाइयों की संख्या तय करनी चाहिए। समग्र में कम प्रतिचयनों से कठिनाइयाँ होगी, इसलिए प्रतिनिधिपूर्ण अध्ययन नहीं हो पाएगा तथा प्रतिचयनों की संख्या से उपयोगिता, समय तथा धन की बचत कम हो सकती है। यद्यपि प्रतिचयन का आकार प्रतिचयन के प्रति निश्चित पूर्ण होने की गारंटी नहीं है। पीबी यंग लिखते हैं कि प्रतिचयन का आकार उसके प्रतिनिधित्व का आवश्यक बीमा नहीं है। सापेक्षित रूप से उचित प्रकार से चुने हुए छोटे प्रतिचयन अनुपयुक्त तरीके से चुने हुए बड़े प्रतिचयनों के अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं। उसके बाद आता है अगला जो लक्षण बताया गया है साधनों के अनुरूप। एक प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रतिचयन उपलब्ध साधनों के अनुरूप होना चाहिए। साधनों में ध्यान में रखकर ही प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए। अगर आपने क्या किया है, संसाधनों को ध्यान में रखकर अगर प्रतिनिधि का चयन नहीं किए हैं तो आप सही तरीके से प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं कर पाएंगे या सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित होना चाहिए। एक अच्छे चयन का जो सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित होना चाहिए। केवल नियमों का पालन ही नहीं करना चाहिए, अपितु प्रतिचयन करते समय निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता के लिए नियमों को पालन करने के साथ साथ उसे तर्क की कसौटी पर भी कसा जाना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टर ने एक श्रेष्ठ प्रतिचयन की विशेषता के उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक सर्वेक्षण में वह प्रतिचयन उत्तम है जो कुशलता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता तथा लोच की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। आवश्यक व्यय बचाने के लिए दृष्टिकोण से प्रतिचयन को पर्याप्त छोटा होना चाहिए तथा उसकी असह प्रतिचयन की त्रुटि को भी दूर रखने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुसंधान करते समय किन चीज़ों पर बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। ये तो हो गया अनुसंधान की आवश्यक लक्ष्य। एक आदर्श अनुसंधान में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखी जानी चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रतिचयन की प्रविधियाँ। अगर हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी प्रविधि में अगर किसी भी जगह अनुसंधान कार्य कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से चीज़ों को ध्यान रखना जाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जिसके आधार पर हम बेहतर तरीके से अपने अनुसंधान कार्य को कर सकें। या हम प्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो प्रतिनिधि का चयन करते समय हमें कौन कौन सी प्रणाली अपनानी चाहिए। तो इसमें कुछ प्रणाली बताई गई है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बेहतर माध्यम से बेहतर तरीके से एक प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका आता है प्रतिनिधि चयन करने का, सविचार तथा उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन की सविचार एवं उद्देश्यपूर्ण पद्धति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपने ज्ञान के आधार पर समग्र में से कुछ ऐसे इकाई चुनता है जो समग्र की समुचित प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी चुनाव उसकी इच्छा तथा विचारों के अनुसार हुआ है। अर्थात किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान क्षेत्र में समग्र पदों या इकाइयों में से अपनी इच्छा की या अपनी ज्ञान के आधार पर क्या करता है, कुछ का चुनाव करता है, या संपूर्ण में से सर्वोत्तम व्यक्ति का आधार क्या है, प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या करता है, सविचार एवं उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन करता है। वह यही प्रयास करता है कि समग्र में से चुनी गई इकाई में समग्र का नियोजित एवं सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व ढूंढा जा सके। इसमें क्या किया जाता है, अनुभव एवं ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है। इस पद्धति में यह भी मान लिया जाता है कि अनुसंधानकर्ता समग्र इकाइयों के गुणों से पूर्व परिचित है और इसमें चुनाव की कोई निश्चित विधि नहीं है। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गई सविचार एवं उद्देश्यपूर्ण परिचयन। उसके बाद आते हैं जो सविचार एवं उद्देश्यपूर्ण जो
उद्देश्य जो सविचार एवं उद्देश्यपूर्ण जो पद्धति होती है उसका प्रमुख पद्धति क्या होती है, किस तरीके से उसका चयन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है औसत गुणों के आधार पर इकाइयों का चुनाव करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि वो इकाइयों को चुना जाए जो समग्र में से केवल औसत गुणों पर प्रदर्शित करती है। अत्यधिक असाधारण गुणों वाली इकाइयों को छोड़ दिया जाता है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये ध्यान रखी जाती है, समग्र सविचार के अनुसंधान द्वारा जब प्रतिनिधि का चयन किया जाता है उद्देश्य के आधार पर तो सविचार या उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन केवल इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जो अनुसंधान के उद्देश्य को अनुकूल हो। वे इकाइयों को जो उद्देश्य के प्रतिकूल प्रतीत हो उन्हें छोड़ दिया जाता है और इस पद्धति में सोच विचार कर ही क्या किया जाता है, इकाइयों का या प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। तीसरा इसमें तर्क ये दिया गया है प्रतिनिधि चयन में सविचार में कि उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन अनुसंधान की इस पद्धति के अंतर्गत अनुसंधान के विभिन्न प्रकार की इकाइयों को उसके अनुपात के आधार पर चुना जाता है। अनुसंधानकर्ता के विचार से जो अनुपात उचित प्रतीत होता है उसी का चुनाव कर लिया जाता है। इस प्रकार से निकाले गए निष्कर्ष अनुसंधानकर्ता की भावना को प्रेरित होते हैं क्योंकि वह उन्हीं इकाइयों को सम्मिलित करता है जिन्हें वह उपयुक्त समझता है। कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि इस प्रकार का अनुसंधानकर्ताओं के निजी अर्थतंत्री विचारधाराओं जैसे पूंजीवादी, समाजवादी एवं साम्यवादी विचारधारा के परिचित होते हैं। अतः इस पद्धति के आधार पर किया गया जो सविचार प्रतिचयन है सही एवं विश्वसनीय निष्कर्ष प्रदान करने में वाला नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, यदि ऐसे अनुसंधानकर्ता द्वारा ऐसे कार्य किया जा रहा है जो पूंजीवादी विचारधारा का है, तब उसके विचार में से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति हमेशा उचित कही जाएगी और वह ऐसे श्रमिकों को चुनाव करेगा जो उसके विचारों में से सहमत हो। जैसे कि इसमें सबसे पहले इस पद्धति का अगर लाभ देखें तो इस पद्धति के माध्यम से अगर क्या करेगा, अगर प्रतिनिधि का चयन करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि सविचार प्रतिचयन पद्धति अत्यधिक सरल, ऐसे प्रत्येक अनुसंधान में सरलता से अपनाया जा सकता है। इस पद्धति को अपनाते समय अनुसंधानकर्ता का यही प्रयास रहता है कि चुनाव से पूर्व सुनिश्चित आयोजन प्रमाण का निर्धारण कर ले कि सुनिश्चित आयोजन प्रमाण विश्वसनीय प्रदान करते हैं नहीं करेगा। इसके संबंध में क्या करेंगे, पहले विचार तभी क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका प्रतिनिधि चयन करने का। दूसरा तरीका आता है प्रतिनिधि चयन करने का दैव प्रतिचयन। तो आधुनिक युग में दैव प्रतिचयन पद्धति आधुनिक सांख्यिकी अनुसंधानों हेतु सरल एवं विश्वसनीय, शुद्ध एवं सर्वगुण संपन्न मानी जाती है। यही कारण है कि इस पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को सभी संस्थाएं मान्यता प्रदान करती है। इस पद्धति में समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव सर्वमान्य होता है। इस इकाई के चुनाव का अवसर समान होता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा इकाइयों को पक्षपात चुनाव के दोषों को दूर करने के लिए ही इस पद्धति को अपनाया जाता है। इकाइयों के निष्पक्ष चुनाव के उपरांत अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों से विश्वसनीय निष्कर्ष उत्पन्न होता है। दैव प्रतिचयन में जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समग्र में से कुछ का चुनाव दैवयोग पर आश्रित रहता है। अनुसंधान यदि किसी इकाई को अपने अनुसंधान में सम्मिलित भी करना चाहे तो उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यदि दैवयोग कहा जाएगा या उसकी इच्छा अनुसार इकाइयों आ जाएगा, परंतु यह संभावना नहीं रहती कि इसमें समग्र इकाइयों को चुनाव के समान अवसर होते हैं। किन किन इकाइयों को चुनाव होगा यह कोई नहीं कर सकता, केवल सहयोग मात्र से अनुसंधान क्षेत्र में समस्त इकाइयों को समात्व महत्व दिया जाता है। ये तो गए हम दैव प्रतिचयन की पद्धति किस तरीके से किया जाता है, मगर दैव चयन होता क्या है इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो थॉमस कार्सन, तो दैव प्रतिचयन रैंडम सैम्पलिंग मतलब होता है, रैंडम मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को चुन लेना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आंख मूंद कर किसी एक चीज़ों को उठा लेते हैं और उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी प्रकार दैव प्रतिचयन का मतलब होता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब होता है बिना जाने पर कि किसी भी चीज़ को उठा लेना फिर उसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करना। तो थॉमस कार्सन के अनुसार से दैव प्रतिचयन पद्धति इकाइयों के सम्मिलित किए जाने या छोड़ दिए जाने के अवसर घटना के गुण से स्वतंत्र होता है। दैव प्रतिचयन पद्धति उपयोग के उस चरण में किया जाता है जिस समय चुनाव की पद्धति समग्र में से कुल इकाइयों जैसे व्यक्ति या व्यक्तित्व को चुने जाने का समान अवसर होने का आश्वासन देती है। या दैव प्रतिचयन समग्र इकाइयों को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन की प्रक्रिया में उसकी प्रत्येक इकाई को चुनाव करने की संभावना प्रदान की जाती है। अगर दैव चयन पद्धति को अगर देखें
अगर उसकी प्रमुख पद्धति देखें तो सबसे पहले उसमें पद्धति पाई जाती है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसका जो अंग्रेजी नाम होता है दैत चयन पद्धति का रैंडम होता है, और रैंडम का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उठा लेना। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, दैत चयन पद्धति का प्रतिचयन पद्धति का पहला पद्धति होती है लॉटरी या चीट के द्वारा। इस प्रतिचयन अनुसंधान की इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम समग्र इकाइयों को अलग अलग लॉटरी पर्ची या चीट बना ली जाती हैं, और प्रत्येक लॉटरी के प्रत्येक इकाई का नंबर या अन्य कोई निशान बना दिया जाता है। इस तरह से समस्त लॉटरी टिकट बन जाती है। फिर इसमें सभी लॉटरी टिकटों को एक डिब्बे या बर्तन में रखकर अच्छी तरीके से मिलाया जाता है, और जब सभी लॉटरी अच्छी तरीके से मिल जाती है तब इकाइयों को चुनाव का होता है, और उतनी ही लॉटरी टिकटें निकाली जाती हैं जितनी उनकी आवश्यकता होती है। उनको खोलकर देख लिया जाता है, और जिन इकाइयों का चुनाव हो जाता है उसका अनुसंधान हेतु उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है टिपेट रचित सारणी। तो सुप्रसिद्ध संख्या शास्त्री प्रोफेसर LHC टिपेट द्वारा रचित सारणी या तालिका की सहायता से प्रतिचयन इकाइयों को चुनाव में बड़ी सफलता मिलती है। प्रोफेसर टिपेट ने 4 अंकों वाली 41,600 इकाइयों की 1,04,00,000 संख्या 41,600 की संख्या और 1,04,00,000 संख्या को बिना किसी क्रम के एक सारणी दी। यह सारणी प्रतिचयन की इकाइयों को चुनाव को सरल बना देती है। टिपेट पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम समग्र में कुल इकाइयों की प्रतिशत संख्या निश्चित कर ली जाती है। तत्पश्चात टिपेट सारणी के किसी भी पृष्ठ या स्थान से क्रमशः उतनी संख्या ले ली जाती है जितनी इकाइयों के अनुसंधान में आवश्यक है। संख्या लगातार क्रम बदली जाती है तथा कोई संख्या दोबारा नहीं ली जाती है। उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए, मान लो एक महाविद्यालय में 1,000 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी में से हमें 100 विद्यार्थी किस अनुसंधान के लिए चाहिए, तो टिपेट सारणी के अनुसार से पहले हम उन्हें सभी विद्यार्थियों को क्रम से नंबर देना होगा। तत्पश्चात टिपेट सारणी में उन 10 नंबरों को निकाल लिया जाएगा। जो नंबर आएंगे उन्हें चुनाव कर लिया जाएगा। मान लो टिपेट सारणी में उपयुक्त पृष्ठ ही निकला और हमें 1,000 में से कम 10 अंक छांटने होंगे। तो कहने का मतलब ये है, टिपेट सारणी का मतलब वो होता है कि समस्त जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों को क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया जाता है। नंबरिंग का नंबर दे दिया है, रैंडम नंबर दे दिया है, किसी भी प्रकार का नंबर दे सकते हैं, और फिर उसके आधार पर क्या किया जाता है, उन नंबरों को उसमें से 10 नंबर, अगर 10 लोग व्यक्तियों की ज़रूरत है, हमें 10 चुन लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके अध्ययन के लिए उसे उपयोग करेंगे। जैसे कि अगर देखें तो समान तौर पर अगर देखें तो टिपेट सारणी की उपयोगिता में ये बताया गया है कि 10 संख्या चुन ली गई। अब इसमें 992, 157, 370, 560, 774, 641, 524, 483, 246 और 143 संख्या जिन पर विद्यार्थियों का नाम होगा उन्हें अनुसंधान करता है तो लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1,000 जहाँ पर 1,000 विद्यार्थी है उसमें से 10 व्यक्तियों को अगर चुनना है तो क्या करते हैं, क्रमशः उनको नंबरिंग कर दी जाती है। फिर उसमें से क्या किया जाता है, फिर उसको इकट्ठा करके क्या किया जाता है, उसमें से उन व्यक्तियों को चयन किया जाता है। तो सामान्यतः रैंडम पद्धति के माध्यम तरीका ही है जिसमें क्या किया जाता है, कुछ व्यक्तियों को चुन लिया जाता है पर्ची के माध्यम से, लॉटरी पद्धति के माध्यम से जिस तरीके से चुनते हैं उसी प्रकार से। उसके बाद आते हैं टिपेट पद्धति, एक वैज्ञानिक पद्धति है और आजकल बृहद संसाधनों का इसका उपयोग अधिक होने लगा है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात या किसी व्यक्ति को देख सोच कर समझ कर अध्ययन के लिए नहीं लिया जाता। इसलिए क्या किया जाता है, इस पद्धति के माध्यम से हम बेहतर तरीके से प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पदों का वर्णानुक्रम भौगोलिक एवं संख्यात्मक आधार पर क्या किया जाते हैं, प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। उसके साथ साथ ढोल घुमाकर नंबर को टुकड़े को एक इकाई में एक बक्से में भरकर उसको घुमा दिया जाता है, फिर उसे किया जाता है आंखें बंद कर क्या किया जाता है, उस आंकड़े को एकत्रित किया जाता है या पट्टी बांधकर उस संख्या को उठाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ लॉटरी में होता है। उसके साथ साथ अनियमित आकलन पद्धति द्वारा भी किया जाता है, इसमें कोई नियमित पद्धति नहीं होता। उसके साथ साथ ग्रिड पद्धति के माध्यम से भी किया जाता है। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है इस पद्धति के अंतर्गत ग्रिड प्लेट पर बने चौकोर में से जितने भी चुनना है उसके पहले ही निश्चित करके उसे अनुसंधान क्षेत्र में भौगोलिक नक्शे पर रख दिया जाता है। और यह क्षेत्रीय पद्धति है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति का आता है उसको उठा लिया जाता है। उसके बाद आते हैं कोटा पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत समग्र अनुसंधान क्षेत्र में अनेक खंडों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक खंड में इकाइयों की संख्या को निश्चित कर दी जाती है और अनुसंधान करता है उतनी इकाइयाँ अपनी इच्छा से चुन लेता है। यही इकाइयाँ प्रत्येक खंड के प्रतिनिधित्व करती है।
परंतु इसमें अनुसंधानकर्ता का पक्षपात का भाव बना रहता है। ये तो हो गया द्वैत पद्धति। मगर द्वैत पद्धति का फायदा क्या होता है, इसमें क्या फायदा होता है द्वैत पद्धति अपनाने से? तो माना जाता है कि इकाइयों का सरलता से चुनाव इस पद्धति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अनुसंधान हेतु आसानी से बिना पक्षपात के, आसानी से कोई बिना परिश्रम के क्या कर सकते हैं, प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें पक्षपात रहित, कहने का मतलब ये कि हम जब द्वैत पद्धति के माध्यम से करते हैं, लॉटरी पद्धति से या ग्रिड पद्धति से अगर क्या करते हैं, प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, जब हम आँख मूंद कर लॉटरी निकालते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार के पक्षपात होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि हमें पता नहीं होता हम किन व्यक्तियों के साथ क्या करेंगे, अपने अध्ययन को पूरा कराने का कार्य करेंगे। उसके बाद आते हैं समय, श्रम और धन की बचत होती है। जब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से प्रतिनिधि का चयन करना प्रारंभ करते हैं तो इससे क्या होता है, समय, धन और श्रम की बचत भी हो जाती है। उसके बाद आते हैं गलतियों की जाँच संभव। इस पद्धति के द्वारा लिए गए अनुसंधान में गलती की संभावना न्यूनतम होती है। यदि गलती भी हो गई है तो उसे सरलता से ढूंढा भी जा सकता है। उसके बाद आते हैं निश्चित पूरी योजना की आवश्यकता नहीं। इस पद्धति में अनुसंधान हेतु कोई भी पूरी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती, सभी कार्य सरलता से हो जाता है, क्योंकि हम कम क्षेत्रों में कम लोगों द्वारा क्या कर रहे हैं, कम लोगों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं, तो इसमें गलती की संभावना बहुत कम होती है। उसके साथ साथ इसके लिए अगर हम 10 व्यक्तियों को अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए पूर्व योजना नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम 10 व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की योजना का निर्माण करना जरूरी नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता। कहने का मतलब इस पद्धति में अनुसंधान की इकाइयों को चुनाव में विशेष बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, केवल साधारण ज्ञान से ही समग्र कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है और चुनाव कार्य संपन्न करा लिया जाता है। जैसे कि हम सामान्य तौर पर क्या करते हैं, जो चीज़ें बेहतर होती है उनको चुन लेते हैं, क्योंकि इसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद आते हैं जो द्वैत पद्धति है, ये तो होगी उसके फायदा। मगर द्वैत पद्धति के क्या है, कौन कौन से दोष होते हैं, उसमें सावधानी का क्या बरतनी चाहिए उसके सामने। इसके दोष, पहला दोष ये बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में अनुपयुक्त। यह पद्धति उस समय अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है जब प्रतिचयन में किसी इकाई को विशेष लिया जाना आवश्यक है और वह नहीं लिया जा सकता। दूसरी दोष इसमें यह कि उचित प्रतिनिधित्व के अभाव की संभावना। इस पद्धति में यह संभावना रहती है कि इकाइयों का चुनाव करते समय सभी चुनी हुई इकाइयों पर इस प्रकार किया जाए कि इकाइयाँ प्रतिनिधित्व न कर सके। इस प्रकार भ्रात्मक अनुसंधान हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, लॉटरी पद्धति के माध्यम से, ग्रिड पद्धति के माध्यम से जो अनुसंधान कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने समान विचारधारा रखने वाले सभी व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों को अगर क्या कर लिए हैं, अगर चुन लिए हैं, तो उससे क्या हो सकता है, हमें सही जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि हमें समाज में निर्मित सभी समस्या की सभी प्रकार के दृष्टिकोण, नज़रिया रखने वाले व्यक्तियों का क्या होना जरूरी है, वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। और एक विचारधारा को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हमें अगर अनुसंधान कार्य में सहयोग करेगा तो हम एक सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ आता है अगला जो उसकी दोष है, अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात की संभावना। यदि अनुसंधान द्वारा थोड़ा भी अगर पक्षपात किया जाता है तो समग्र अनुसंधान गलत हो जाता है। कहने का मतलब ये कि हमेशा इस पद्धति के माध्यम से पक्षपात की संभावना बनी रहती थी, इसलिए हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके साथ साथ ये तो होगी इसकी दोस्त, मगर उसमें कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहला सीमा ये बताई गई है कि अनुसंधानकर्ता का निष्पक्ष होना नितांत आवश्यक है। अगर क्या नहीं होगा, अगर वो निष्पक्ष नहीं होगा तो अनुसंधान वो व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी इसकी सीमा ये कि अनुसंधान की समस्त इकाइयों को एकरूपता होना जरूरी है। तीसरा, इसका अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, ये इसकी सीमाएं हैं। उसके बाद अगर इसकी सावधानियां देखें तो जिन इकाइयों को एक बार चुनाव कर लिया जाए उसको बदलना नहीं चाहिए। समस्त इकाइयाँ स्वतंत्र हो अपनी विचार देने के लिए। उसके साथ साथ प्रतिचयन से पूर्व अनुसंधान की समस्त इकाइयों को अनुक्रमणीय बना लेनी चाहिए, अनुसूची बना लेनी चाहिए। उसके बाद ही क्या है, अनुसंधान कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। ये हो गया प्रतिचयन के अध्ययन पद्धति, जिसमें 2 पद्धति के बारे में हमने जाना। जिसमें सबसे पहले हमने कौन कौन सी जाना, सबसे पहले हमने जाना इसमें सविचार उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। उसके बाद आते हैं दैव प्रतिचयन, जिसे रैंडम प्रतिचयन कहा जाता है। रैंडम प्रतिचयन जिसमें किसी भी व्यक्तियों को अध्ययन के लिए चुना जा सकता है। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे विस्तृत प्रतिचयन पद्धति और मिश्रित अथवा स्तरित प्रतिचयन पद्धति और अन्य पद्धति, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, प्रतिनिधि का चयन करने का काम किया जाता है।